तो बच्चों जैसा आपने थंबनेल देखा, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। जी हाँ बिल्कुल, ये 5 नंबर में आने वाला सीबीएसई का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द म्यूचुअल इंडक्शन। हम आपको एक सजेशन देते हैं, अगर आपने सेल्फ इंडक्शन पहले नहीं देखा है आप उसको देख लें, प्लेलिस्ट में इसका आपको वीडियो मिल जाएगा सेल्फ इंडक्शन का। क्योंकि जब तक सेल्फ इंडक्शन आपको क्लियर नहीं होता, म्यूचुअल इंडक्शन के कंसेप्ट इतने अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होंगे। पर चलिए फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अगर आप डायरेक्ट भी म्यूचुअल इंडक्शन को देख रहे हैं, आपके कंसेप्ट हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? देखिए, जब हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था वहाँ पर हम एक ही कॉइल लेते हैं और जो भी हम कहानी डिस्कस करते हैं सिर्फ एक ही कॉइल के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं। अब चलिए अब एक कॉइल से हमने दूसरी कॉइल पर आना है, इसी को बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक सिंगल कॉइल लेते हैं, ठीक है, ये बेटा सिंगल कॉइल है, ओके। अब इस सिंगल कॉइल में हमने जनरेट किया करंट, बाहर से लगाई पावर सप्लाई और पावर सप्लाई लगाने से इसमें क्या जनरेट कर दिया, करंट। और ये करंट अब इस कॉइल के ऊपर पड़ेगा और ये करंट क्या पैदा कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी इसी कॉइल के ऊपर। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल का निशान, पावर सप्लाई वेरिएबल है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी कर रही है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इसी कॉइल के अंदर एक उल्टा ईएमएफ पैदा हो जाएगा। इस उल्टा ईएमएफ इस डायरेक्शन में, अगर अप्लाइड ईएमएफ इस डायरेक्शन में था, ये था अप्लाइड, तो अप्लाइड के उल्टा ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ईएमएफ पैदा होने के लिए क्या कंडीशन अनिवार्य है, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट से पैदा हो रही है और ये करंट अपनी ही कॉइल का है। तो इस फिनोमिना को, ईएमएफ इंड्यूस करने वाले फिनोमिना को अपनी ही कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड से, अपनी ही कॉइल के करंट से, इसको बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। ये हम कर चुके हैं, इसका पूरा वीडियो डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब सेल्फ इंडक्शन को हम किस में बदल देंगे, म्यूचुअल इंडक्शन में। अब म्यूचुअल इंडक्शन में आपको क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्शन में आपको कुछ नहीं करना, बस इसके बहुत ही क्लोज एक और कॉइल ला के रख देना। ये कॉइल हमने ला के रख दिया, इसके बहुत ही क्लोज इसमें लगा दिया हमने गैल्वेनोमीटर। ये है गैल्वेनोमीटर, ये आप देख सकते हैं, ये है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसके बहुत ही क्लोज हमने क्या लगा के रख दिया, गैल्वेनोमीटर। अब इसमें हमने कोई भी बाहर से पावर सप्लाई नहीं लगाई है। गैल्वेनोमीटर क्या है, स्टार्टिंग में रेस्ट में है, ऐसे इसका नीडल जो रहेगा रेस्ट में रहेगा गैल्वेनोमीटर का नीडल। अब ये कॉइल को हमने इसके बहुत पास में रखा है जिस कॉइल में हमने करंट दिया था। अब इस कॉइल में करंट देने से मैग्नेटिक फील्ड आया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड पास वाली जो कॉइल है उस पर भी लग रहा है, उस पर भी स्ट्राइक कर रहा है, ये देखो, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पर भी स्ट्राइक कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है दूसरे वाले कॉइल पे चेंज हो रहा है। अगर दूसरे वाले कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो दूसरे वाले कॉइल पे भी क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ईएमएफ पैदा करने के लिए कंडीशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, दूसरे वाले कॉइल में हो रही है, तो दूसरे वाले कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट हुई इसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पहले वाले से आ रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका खुद का नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसने पहले वाले कॉइल से लिया। तो आपको समझ में आएगा म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। अगर डेफिनेशन की बात करें, म्यूचुअल इंडक्शन इट इज़ द फिनोमिना टू इंड्यूस द ईएमएफ इन द कॉइल नंबर 2 बाय गेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द कॉइल नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लेके जो दूसरे कॉइल पे लिंक करेगा उससे जो ईएमएफ पैदा हो जाएगा वो म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा। प्रॉपर इनको वर्ड्स में लिख लेते हैं, पहले डायग्राम को प्रॉपर बना लेते हैं। तो ये है पावर सप्लाई जो हमने फर्स्ट वाले कॉइल को लगाया, यहाँ से करंट जनरेट हुआ I1। तो इस I1 करंट ने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाया और ये मैग्नेटिक फील्ड पड़ रहा है दूसरे वाले कॉइल पे भी। इस कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और दूसरे वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल पे चेंज हुआ तो इसमें भी करंट आ गया, ये हो गया I2, और करंट आने पे ये गैल्वेनोमीटर ऐसे टर्न करेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर आपको डायरेक्शन बताएगा करंट की, ओके। अब इसकी डेफिनेशन, व्हेन वी गिव द करंट टू कॉइल नंबर 1, इसमें करंट दिया, इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, इसने मैग्नेटिक फील्ड को पैदा किया। दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लिंक विद द कॉइल नंबर 2, दूसरे वाली कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड पड़ रही है।
हैंस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन कॉइल 2 इंड्यूस एन ईएमएफ। तो दूसरे वाले कॉइल में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो गया। द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन कॉइल नंबर 2 यूजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल नंबर 1 इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। तो होपफुली आपको म्यूचुअल इंडक्शन समझ में आ चुका है। इस वीडियो के एंड में ये हम आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे कि प्रैक्टिकल क्या है। अभी ये पॉसिबल है तो बिल्कुल पॉसिबल है, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ठीक है। ओके, अब इसका मैथमेटिकल। तो ये है सेटअप म्यूचुअल इंडक्शन का। यहाँ पे पावर सप्लाई को एक कॉइल से कनेक्ट किया है, तो इसमें पावर आ रही है, यहाँ से इसमें करंट आ रहा है। वो करंट क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये है मेरे पास एक दूसरा कॉइल। तो ये देखो, ये कहीं भी कनेक्टेड नहीं है किसी भी चीज़ से। जैसे ही इस कॉइल को मैं इसके पास लेकर जाऊँगा, ये ग्लो करेगा। देखना, ये देखो ऑलरेडी ग्लो कर रहा है, ठीक है। कितना गैप है आप देख सकते हैं। अगर मैं ऐसे लेके जाऊँगा फिर ऑफ हो जाएगा। ये देखो फिर से कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, ठीक है। इसके पास लेकर आ रहा हूँ, मैं टच नहीं करवा रहा हूँ। फिर देखें, ओके। अब दूसरा ये है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग वाला दूसरा केस करता हूँ। अगर मैं ऐसे इसको इसके परपेंडिकुलर लेकर जाऊँगा तो ये काम नहीं करेगा। ये देखो, इवन मैंने इसको टच भी कर दिया, बिल्कुल ग्राउंड में टच भी कर दिया है कॉइल को, फिर भी काम नहीं कर रहा। अगर इसको मैं इस शेप में लेकर आऊँगा फिर से ये ग्लो करेगा, ठीक है। तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के केस, इस तरह से काम करता है। अब दूसरे एंगल से भी देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, अभी मैं इसको ये देखिए, इसको सिर्फ इसके पास में लेकर आ रहा हूँ और ये कितना ग्लो कर रहा है। डन। दूर लगाने पे ग्लो नहीं करेगा, ऑफ हो जाएगा। फिर से क्लोज लेकर आएंगे, ग्लो कर दिया ऑलरेडी। पार्ट कर लेते हैं जैसे सेल्फ इंडक्शन में किया था। तो सबसे पहले जो फ्लक्स लिंक कर रही है कॉइल नंबर 2 पे, उसको हम कैसे रीड करेंगे। फ्लक्स लिंक कर रही है कॉइल नंबर 2 पे, और ये जो 2 पे कॉइल लिंक कर रही है, फ्लक्स ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्योंकि पहले वाले से पैदा हुआ ना। जो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो रहा है वो पहले वाले से हुआ, तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या रहता है हमेशा, फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। और जो फ्लक्स है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये है डिपेंडेंस का निशान, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। जो फ्लक्स है ये डिपेंड कर रहा है करंट पे। कौन सा करंट, ये है इनपुट कॉइल का। जितना आप यहाँ पे करंट दोगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट इस बार क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। पिछले वाले जब सेल्फ इंडक्शन लिखा था तो m की जगह हमने l लिखा था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। m इज़ द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाए, यहाँ लग जाएगा m, m इज़ द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब आप इसको मेज़र करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, ये I1 नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो M21 क्या होता है, दैट इज़ द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, या आप बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। M21 को हम क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, नॉट सेल्फ इंडक्शन, इट्स अ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद आपको क्या करना है, M21 की वैल्यू निकाली, दैट इज़ 5 to 1 अपॉन I1। ऐसा ही यूनिट क्या रहता है, ठीक है। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली M21 की। अब ऐसा यूनिट क्या रहती है, म्यूचुअल इंडक्शन की ऐसा यूनिट हो चाहे सेल्फ इंडक्शन की ऐसा यूनिट हो, दोनों की ऐसा यूनिट रहती है हेनरी। और हेनरी हमेशा किसके इक्वल होगा, फ्लक्स किस में होता है, वेबर, ठीक है। और करंट किस में रहता है, एम्पियर। सो 1 वेबर एम्पियर इनवर्स। और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, MCQ में भी आता है और डायरेक्ट भी आता है। आपको याद रखना होगा, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों की ऐसा यूनिट क्या रहती है, हेनरी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। फैराडे सर क्या कह गए थे, फैराडे सर का क्या लॉ है, जो EMF जनरेट हुआ दूसरे वाले कॉइल में उसका फॉर्मूला क्या होगा, d∅/dt। जितना फ्लक्स दूसरे वाले कॉइल में चेंज हुआ होगा उतना ही तो EMF जनरेट हुआ, ओके। d/dt ऐसी है। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या निकल गया है, लास्ट पेज पे हमने देखा था, M21 × I1, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और ये I1 करंट, ठीक है। ये हमने 5 की वैल्यू पीछे निकाली है, यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं। हमने पिछले वाले पेज पे 5 की वैल्यू निकाली थी। तो ये है फैराडे लॉ, फैराडे लॉ, ठीक है। तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जो EMF जनरेट होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेगेटिव निशान क्यों लगता है, क्योंकि लेंस रूल के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव निशान लगता है जो अपोज करता है अप्लाइड EMF को, ठीक है। तो ये हो जाएगा।
देखिए जो M21 है ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे कि M21 किसके एग्जैक्टली इक्वल होता है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकालेंगे, कभी चेंज नहीं होगा, तो ये बन जाएगा di1/dt। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर से मैंने जब आपको सेल्फ इंडक्शन करवाया था वहाँ पर मैंने इसको बहुत डिटेल में आपको बताया था इसको मेज़र कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी वही काम करना है। अगर हम सर्किट अरेंजमेंट में कुछ ऐसा कर दें, देखिए जो कॉइल नंबर दूसरा यहाँ पे हमने बनाया था कॉइल नंबर 1, इसमें हमने करंट दिया और करंट देने पे यह है कॉइल नंबर 2 इधर वाला, ठीक है। तो कॉइल नंबर 2 में क्या लगाया है, गैल्वेनोमीटर और ओके। अब क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे पावर ऑफ कर देते हैं, ठीक है, पावर का कर देते हैं ऑफ। पावर ऑफ होने पे क्या होगा, जो ये मैग्नेटिक फील्ड पहले यहाँ पर जनरेट हुआ था, पावर ऑफ करने पे ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार कम होगा, इस बार डिक्रीज़ होगा। अगर कॉइल नंबर 1 पे पावर ऑफ करेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार डिक्रीज़ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज़ होने पर भी इसमें भी ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, इसमें भी म्यूचुअल इंडक्शन पैदा होगा। और उस जो ईएमएफ जनरेट हुआ उसको मेज़र करने के लिए यहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगा सकते हैं और यहाँ पर पैरेलल सीरीज़ में हम एमीटर भी लगा सकते हैं। तो एमीटर एंड वोल्ट मीटर दोनों हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे कॉइल में। अब क्या है, जब हमने पावर सप्लाई ऑफ की, जैसे ही हमने ऑफ की, मान लीजिए इस कॉइल में करंट था 10 एम्पियर। कितना करंट था, 10 एम्पियर। जब हमने स्विच ऑफ किया 1 सेकेंड बाद हमने चेक किया, वो होगा 10 एम्पियर से 9 एम्पियर, ठीक है। तो स्विच ऑफ है, ये हुआ 10 9 8 7 6 5 3 2 1। तो करंट 10 से 0 हो रहा है, ये एकदम से 0 नहीं हो जाता, क्योंकि हमें पता है कॉइल का नेचर क्या है, ये धीरे धीरे काम करता है, एकदम से काम नहीं करता, ठीक है। तो 10 से ये हो जाएगा 0। पर हमने कैलकुलेट किया, हमने देखा कि 10 से जब ये 1 हो रहा है, 9 हो रहा है, 10 से 9 होने में इसको कितना टाइम लगा, इसको टाइम लगा 1 सेकेंड। तो दैट मीन कि 1 एम्पियर करंट चेंज हो रहा है। 10 से 9 में कितना चेंज आया, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट चेंज हो रहा है 1 सेकेंड में। तो di/dt कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अगर सर्किट में di/dt हो जाएगा 1, तो उस वक्त में M21 किसके इक्वल होगा, E2 के इक्वल। तो मतलब म्यूचुअल इंडक्शन हुआ है EMF के ही इक्वल होगा। और ये वाला EMF हम कहाँ से चेक करेंगे, इस वोल्ट मीटर से चेक करेंगे। कब चेक करेंगे, जब हम पावर सप्लाई ऑफ करेंगे। अगर पावर सप्लाई ऑन कर देंगे बच्चा, तो ये वोल्ट मीटर उस वक्त जो है आपको इसी का वोल्टेज शो करता रहेगा। तो ये जो करंट में चेंजेस ला रहे हैं हम आपको कब करके दिखाएंगे, जब ये ऑफ हो जाएगा। इसके बाद ये हमने मेज़र कर लिया वोल्ट मीटर से। उसके बाद जो M21 है ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। M21 जो है एग्जैक्टली किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड्स। तो म्यूचुअल इंडक्शन किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन कॉइल नंबर 1, जो पहले वाला कॉइल है इसने कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा। ये जो डायग्राम है इसमें थोड़ा वापस आते हैं। जब हमने यहाँ पे करंट दिया तो पहले वाले कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ B1 और दूसरे वाले कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ B2। तो ये जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है, हमने सोलेनोइड का फॉर्मूला पढ़ा था, तो वहाँ से हमने ये एक सोलेनोइड की तरह काम करता है ना, ये जो कॉइल सोलेनोइड। और इसमें ये जो है N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे जो B1 है वो किस पे इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये सोलेनोइड के फॉर्मूले से आया। एम्पियर सर्किट लॉ की जो थर्ड एप्लीकेशन की थी ना, सेकंड या थर्ड एप्लीकेशन आप बोल सकते हैं, वहाँ पे हमने किया था। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय कॉइल 1, कॉइल 1 के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ फॉर N1 टर्न्स। N1 इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इतना होगा, ओके। अब सिमिलरली फ्लक्स जो लिंक करेगी कॉइल नंबर 2 पे, जो फ्लक्स लिंक कर रही है दूसरे वाले कॉइल पे, उसको कैसे लिखेंगे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फील्ड इनटू एरिया। एरिया किसका लोगे, एरिया आप लोगे दूसरे वाले कॉइल का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले कॉइल पे पड़ रही है। पर जो फील्ड वो आई है कहाँ से आई है, पहले वाले कॉइल से आई है। तो ये लिखेंगे B1 इंटू A2। B1 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा म्यू नॉट N1 I1 और ये A2 ऐसे आ जाएगा, ओके। अब जो फ्लक्स लिंक कर रही है कंप्लीट कॉइल के कारण, देखिए यहाँ तक जो हमने बात किया दैट इज़ फॉर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर अगर आप पूरी टोटल कॉइल की बात करना चाहो, ये पूरा कॉइल में कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो हमें इस टोटल टर्न्स को काउंट करना होगा। जितनी सारी टर्न्स हैं उन सबको काउंट करके इस पैरामीटर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये है
मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको ऐसे लिखा। और टोटल इसमें कितनी टर्न्स हैं, इसमें टोटल टर्न्स हैं N2 इंटू एल। N2 को कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और मल्टीप्लाई बाय एल इज़ द टोटल लेंथ। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कहलाएंगी, ठीक है, इसमें कॉइल नंबर 2 में। तो ये हो जाएगा फ्लक्स लिंक विद द कंप्लीट कॉइल नंबर 2, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 521 म्यू नॉट N1 N2 को इकट्ठा लिख लेते हैं I1 A2L, तो ये हो गया। अभी म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, M21 का, तो अभी हमने पिछले पेज पे पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन किसके इक्वल था, M21 इज इक्वल टू 521 अपॉन I1, ये फॉर्मूला था म्यूचुअल इंडक्शन का जो लास्ट पेज पे हमने किया। तो M21 इज इक्वल टू 521 की वैल्यू ये रही, ओके। इसको डिवाइड करेंगे I1 से, कटिंग कर देंगे, कटिंग करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A2L। तो म्यूचुअल इंडक्शन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड कॉइल दैट इज पर यूनिट लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकंड कॉइल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेकंड का लोगे, और द लेंथ ऑफ द कॉइल, ठीक है। लेंथ हमने दोनों ही कॉइल का क्या लिया था, सेम लिया था, ओके। अगर इसी तरह से अगर आप M12 लिखोगे उसमें क्या चेंज आएगा, M12 उसमें सारा ये सेम ही रहेगा, M12 में म्यू नॉट ऐसे रहेगा, N1 N2 ऐसे रहेगा, A2 की जगह आ जाएगा A1 और ये L। इसका क्या मतलब है, अगर हम दूसरे वाले कॉइल, ये जो दूसरा वाला कॉइल है, अगर हम दूसरे वाले कॉइल में करंट दे देंगे और पहले वाले कॉइल में हम ये गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, तो इस कॉइल से पहले वाले कॉइल में कितना म्यूचुअल इंडक्शन होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, फॉर्मूला ही रहेगा म्यू नॉट N1 N2 A1 इंटू एल। तो इसको हम फेयरली भी लिख लेते हैं, M12 इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम M12 की बात करें या M21 की बात करें तो एरिया का फ़र्क है, क्योंकि M21 में क्या आ रहा है बेटा, M21 में एरिया A2 आ रहा था, ठीक है, A2, और M12 में एरिया कितना आ रहा था, A1। तो दोनों के एरिया के कारण क्या हो रहा है, एरिया के कारण हम बोल सकते हैं थियोरेटिकली, थ्योरी वाइज, कि ये दोनों म्यूचुअल इंडक्शन जो है कॉइल नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज़ नॉट इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये होगी यहाँ तक बात। अब आगे क्या है, ये थ्योरी वाइज इक्वल नहीं है, बट अगर जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो प्रैक्टिकली ये दोनों इक्वल होंगे। कैसे, आइए आपको एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए नीचे हमने क्या लिया, ये है कॉइल नंबर 1 जिसमें हमने इनपुट में करंट दिया I1। अब इस करंट से ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले कॉइल पे लिंक कर रहा है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल पे लिंक कर रहा है, इसका एरिया ज़्यादा है और इसका एरिया कम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनी थी, 4, 1 2 3 4, ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पर 4 लाइन्स जनरेट जरूर हुई हैं, किसके कारण जनरेट हुई हैं, इस करंट I1 के कारण। पर 4 में से यहाँ पर लिंक कितनी कर रही हैं, 2 ही तो कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कॉइल है ही नहीं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होगी, वेस्ट होगी। मतलब हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे थे म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, म्यू नॉट N1 N2 A2 इंटू एल आएगा, ठीक है। तो एरिया A2 का सिलेक्ट होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया A2 का। तो आप A1 और A2 दोनों की अगर बात करेंगे तो छोटे वाले कॉइल का एरिया सिलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आ गया A2, ठीक है। तो A1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A2, तो A2 का एरिया क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा M21 के लिए, ओके। अब इसको थोड़ा उल्टा पढ़ के देखते हैं। उल्टा क्या है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे करंट दिया, अगर दूसरे वाले कॉइल में मैंने करंट दे दिया, यहाँ पे हम करंट दे रहे हैं, कुछ ना कुछ करंट दे रहे हैं, मान लीजिए I2 करंट दे रहे हैं। अब ये वाला I2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना बनाएगा, ये 2 ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना पाएगा। ये तो हम दूसरे वाले कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड करंट दे रहे हैं, तो दूसरे वाले करंट ने 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट की, ये तो होगी नहीं ना, इधर ये है नहीं। तो अगर 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हुई हैं तो 2 ही इसमें लिंक करेंगी, तो ये 4 लिंक नहीं करेंगे, सिर्फ 2 ही लिंक कर पाई। तो पहले वाले केस में क्या हुआ था, पहले वाले केस में इसने 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाई, पर लिंक कितनी कर पाई, सिर्फ 2, और 2 वेस्ट हुई। दूसरे केस में क्या हो रहा है, हम इसमें करंट दे रहे हैं, ये 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहा है और 2 ही लिंक कर रही हैं, तो दोनों ही केस में 2 लाइन्स ही लिंक कर रही हैं। तो इसका मतलब है जो बड़े वाला एरिया वो तो वेस्ट हो रहा है ना। तो अगर मैं M12 की बात करता हूँ तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, म्यू नॉट N1 N2 A1 इंटू एल रहेगा। पर A1 का सारा यूज़ हुआ तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये वाला पोर्शन यूज़ हुआ,
जहाँ तक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन टच कर रही हैं। तो इसका मतलब हमेशा स्मॉलर वाला एरिया ही हमें म्यूचुअल इंडक्शन में कंट्रीब्यूट करके देगा, चाहे आप M12 निकाल लें चाहे आप M21 निकाल के, जिसका एरिया कम होगा वही वाले कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड काम में आएगा और उसी का जो एरिया है कंट्रीब्यूट करेगा। तो प्रैक्टिकली ये बात हो जाती है कि M12 और M21 दोनों इक्वल रहते हैं, ठीक है। अब लास्ट पार्ट जो इसका रहेगा दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग और ओरिएंटेशन। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक कॉइल रखते हैं और उसके सामने क्या रख देते हैं, दूसरा कॉइल रख देते हैं। अब हर बार कंडीशन यही थोड़ा ना कि एक कॉइल के ऊपर दूसरा कॉइल रखना है, सामने दूसरा कॉइल रखना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये है फर्स्ट कॉइल और इसके सामने हमने रख दिया दूसरा कॉइल। एक तो ये कंडीशन होगी जो आपने अभी पढ़ा, ये फर्स्ट कॉइल और इसके सामने रखा दूसरा। अब सेकंड कंडीशन क्या है, ये है फर्स्ट कॉइल, अब इसके ऊपर बीच में ऐसे ही हम रख सकते हैं सेकंड कॉइल, बिल्कुल इसके बीच में, ये ऐसे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट कॉइल जिसमें हमने करंट दिया और इसमें हम कितना करंट दे रहे हैं, I1। तो ये I1 कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा है ये I1, ठीक है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बना रहा है, तो ये दूसरे वाला कॉइल है बिल्कुल जो हमने उल्टा करके रखा हुआ है इसमें, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड ये बना रहा है वो सारे का सारा मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल पे क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है और उसी से म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है दूसरे वाले कॉइल में। तो इस केस में हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 है, दैट इज़ द मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 ही रहता है, ठीक है। दूसरा केस करते हैं। दूसरे केस में क्या होगा, देखिए एक कॉइल इधर पड़ा हुआ है और दूसरा थोड़े डिस्टेंस पे है। मान लीजिए इसने 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई होंगी 1 2 3 4, तो 4 में से अगर एक भी लाइन, देखिए अगर एक भी लाइन इधर मिस होगी डिस्टेंस के कारण, अगर एक भी लाइन मिस कर गया तो यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकंड केस, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कि 1 से कम रहेगा। अब तीसरा केस क्या है, अगर एक कॉइल बेटा ऐसे पड़ी हुई है और दूसरी कॉइल ऐसे पड़ी हुई है, तो दोनों के अंदर कोई भी म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखिए जो फ्लक्स का फॉर्मूला रहता है, ये जो फ्लक्स जनरेट करेगा दूसरे वाले कॉइल पे पड़ रहा है, पर दोनों कॉइल्स के एरिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर को हो जाएगा। अगर इस कॉइल का मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालूँ तो इधर को जाएगा और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जाएगा ऊपर को। तो दोनों में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है। जब हम फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एरिया इंटू कॉस थीटा होता है और दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, 0। तो कोई फ्लक्स चेंज होगी, अगर फ्लक्स ही चेंज होगी तो EMF कितना जनरेट होगा, 0। कोई EMF जनरेट नहीं होगा, कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए कौन सा केस बेस्ट है, तो ये वाला केस बेस्ट है। ऐसे कर सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग पता लग गया। अब आपको मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा क्योंकि डेरिवेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, आती भी नहीं है कभी डेरिवेशन, पर न्यूमेरिकल के लिए आता है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है बच्चा, इसका फॉर्मूला क्या रहता है। या फिर हम लिख सकते हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो किसके इक्वल रहता है, म्यूचुअल इंडक्शन हमेशा L1 और L2 के इक्वल रहता है। देखिए L1 क्या है, सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल नंबर 1, ये वाला कॉइल है, इसमें सेल्फ इंडक्शन तो हो गई होगा। म्यूचुअल इंडक्शन बाद में आने वाला फिनोमेना है, पहले क्या होता है सेल्फ इंडक्शन, इसमें सेल्फ इंडक्शन होगा L1 और इसमें सेल्फ इंडक्शन होगा L2। तो दोनों सेल्फ इंडक्शन का म्यूचुअल इंडक्शन से क्या रिलेशन रहेगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन ऑलवेज इक्वल टू √L1 एंड L2। अगर इसको कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के साथ मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ M/√L1 × L2। तो इसी से हम ये वाला फॉर्मूला बना सकते हैं अगर K क्या रहेगा, 1। देखिए अगर K को 1 लिख दूंगा मैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो M इसके इक्वल आ जाएगा, ये न्यूमेरिकल में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। अब इसी वीडियो के एंड में जो मैंने आपको पढ़ाया ये मैं भी आपको करके दिखा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल कैसे करेंगे।